चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 2 मेरा है, जिसे डिमांड कहते हैं। ये क्लास 11 में आपका सारा पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर 2 मार्क्स से एक जो क्वेश्चन आता है। बस आज के टॉपिक में 2 चीज पढ़ाऊंगा। एक डिमांड, ये बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा 45 मिनट के अंदर, और सब में छोटा टॉपिक है सप्लाई, जो डिमांड से रिलेटेड टॉपिक है। अगर डिमांड पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, सप्लाई समझने आपको समय नहीं लगने वाला। चलिए लाइन से फटाफट खत्म करते जाते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है बेटा? डिमांड। मैं बताता जाऊंगा, पढ़ा हुआ है, चलिए लिखना किसी कुछ नहीं है। अगर मेरे बात बोलने में आपको लगता है डेफिनेशन लिखने लायक तो लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं बोर्ड में कुछ लिखूंगा नहीं, कि सब लिखा पड़ा आपके पास। सबसे पहले डिमांड क्या होता है? सर डिमांड का कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे, बस इतना ही जगह मैं यूज करूंगा। सर डिमांड का मतलब दो चीज से मिलकर बना। व्हाट इज डिमांड? सर डिमांड मीन्स यूटिलिटी, यूटिलिटी प्लस परचेजिंग पावर। कोई अगर तुमसे पूछे व्हाट इज डिमांड, सर डिमांड इज यूटिलिटी विथ परचेजिंग पावर इज नोन एज योर डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होता है? यूटिलिटी विथ परचेजिंग पावर। कोई भी सामान को खरीदने की क्षमता, मतलब वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ अ कम्युनिटी, ऐसा कोई जो तुम्हारे वांट को सेटिस्फाइड कर दे, और उसको खरीदने के लिए परचेजिंग पावर कितना है, इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो क्या कहलाता है आपका? डिमांड। क्या कहलाता है? डिमांड। क्या डिमांड में कोई दिक्कत है? सर व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग योर डिमांड। तुम्हारे डिमांड को करने के लिए, मुझे डिमांड करना है, मुझे इतना सामान चाहिए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो डिपेंड करते हैं सर डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? नीड ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपका डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा कम करूंगा, पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है सर, एक अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड का बात करता हूँ तो सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस। सर उस सामान का दाम कितना है, ये मेरे को इन्फ्लुएंस करता है कि मैं डिमांड ज़्यादा करूंगा कि डिमांड कम करूंगा। लेकिन क्या सर प्राइस ही केवल एक इकलौता फैक्टर नहीं? प्राइस के अलावा सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक और फैक्टर है। अगर मैं इनकम ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा करूंगा, इनकम कम होगा डिमांड कम करूंगा। लेकिन एक्सेप्शन भी है सर इसका। सर गिवन गुड्स के केस में अगर मैं इनकम ज़्यादा होगा तो गिवन गुड डिमांड कम करूंगा, इनकम कम होगा तो चीपर गुड्स का डिमांड क्या कर दूंगा? मैं ज़्यादा कर दूंगा। तो इनकम के अनुसार चीपर गुड्स का डिमांड अप एंड डाउन होता है। बाकी गुड्स का डिमांड सर इनकम बढ़ने से इनकम डिमांड ज़्यादा होता है, इनकम घटने से डिमांड कम होता है। इस तरीके से हम डिमांड को अप एंड डाउन कर सकते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी होता है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। दो तरीके के गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक वर्ड में एक लाइन में बोलना, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर। मगर बात कर रहा हूँ, मुझे थम्सअप पीने का मन कर रहा है, दुकान में अगर थम्सअप नहीं है तो मैं पेप्सी से काम चला लूंगा, तो वो मेरे क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है? मैं चाय पीने गया, दुकान में चाय नहीं है, कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी से मेरा काम चल जाएगा, वो है सब्स्टिट्यूट। मतलब वो गुड जिसके बदले दूसरा लेने से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुमको कोई जगह फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? सर कोलगेट लेने गया, कोलगेट नहीं मिला, पेप्सोडेंट से काम चल जाएगा। तो ये सब क्या है? गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज साइमल्टेनियसली, जो मुझे दोनों संग में चाहिए। सर टी और शुगर, पेन और इंक, कार एंड पेट्रोल, ये दोनों साथ में चाहिए। अगर पेट्रोल का दाम बड़ा महंगा हो जाता है तो कार का डिमांड अपने कम हो जाएगा, क्योंकि बिना पेट्रोल का तो कार चलता नहीं है। तो पेट्रोल का दाम महंगा होने से कार का डिमांड गिर जाना, क्योंकि पेट्रोल का दाम महंगा होने से कार का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। सर इंक महंगा होने से पेन का दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो पेन का डिमांड क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये कौन सा गुड्स हुआ? ये वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो चाहे सब्सिडी गुड्स, ये भी आपको फर्क डालते हैं आपके इनकम पर, ठीक है? सर नीड ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का नीड कैसा है, प्रोडक्ट का ड्यूरेबिलिटी कैसा है, यूजेस कैसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी है सर। मान लीजिए मेरे को उसी का नशा है, आदत हो गया है, तो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, मुझे इसको कंज्यूमर चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 या 5 फैक्टर लिख लीजिएगा, मैं बताता हूँ कौन कौन सा। नीड ऑफ द इंडिविजुअल, सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर बता दिया, प्राइस ऑफ द खुद का कम्युनिटी, प्राइस ऑफ दूसरे का कम्युनिटी रिलेटेड गुड्स। फिर क्या है सर? एक्सेप्शन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्राइस। सर एक्सपेक्टेशन मीन्स हम सोच रहे हैं फ्यूचर में इसका दाम बढ़ जाएगा, इसलिए डिमांड ज़्यादा कर दिया, या फ्यूचर का डिमांड कम हो जाएगा इसलिए डिमांड कम कर दिया। तो डिमांड बढ़ना घटना फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार मैं उसको बढ़ा घटा सकता हूँ। फिर क्या है? डिमोनिस्ट्रेशन इफेक्ट। डिमोनिस्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है बेटा? अगर मान लीजिए पड़ोसी के घर में टीवी लग गया है, अब तो मेरे घर में टीवी आना ही चाहिए, तो ये भी एक इम्पैक्ट होता है डिमांड का बढ़ने घटने का। सामने वाले ने कहना गोल्ड चेन मुझे दिखा दिया, अब चाहे गोल्ड चेन कितना महंगा आपको खरीदना है। तो ये सब क्या बेटा? डिमांड करने का ये सब एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा, डिमांड शेड्यूल क्या होता है सर?
सर अगर मैं टेबुलर क्या बोलूंगा, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। मतलब अगर मैं एक टेबल में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया प्राइस और यहाँ लिख दिया डिमांड, प्राइस 10 रुपया डिमांड 5, प्राइस 12 डिमांड 4, प्राइस 16 डिमांड 3, प्राइस 20 डिमांड 2, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड कम हो रहा है। तो ये इस तरीके से मैं टेबल में जो आपको बता रहा हूँ इसको मैं डिमांड शेड्यूल बोलता हूँ। मतलब प्राइस और डिमांड का रिलेशन अगर मैं टेबल के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिमांड शेड्यूल। डाउट है? अगर तुमसे पूछे डिमांड कर्व क्या होता है तो बोलना है सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलोगे? इसी चीज को मैं ग्राफ में दिखा दूंगा। क्या बोलूंगा? इसी प्राइस को मैं, ये देखो ये लाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है सर, 0 है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सर वाई एक्सिस का मतलब होता है प्राइस, ये प्राइस का लाइन है, और एक्सिस का मतलब क्वांटिटी डिमांड। क्या होता है? मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था बेटा, चेंज इन डिमांड है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस। बहुत अच्छे ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना पूरा का पूरा इग्नोर फंस जाएंगे। सर अगर चेंज इन डिमांड क्या होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड का मतलब होता है मैं डिमांड कर्व को चेंज कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं जहाँ मेरे मुंह से निकल रहा चेंज इन डिमांड, इसका मतलब प्राइस मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं है। अदर फैक्टर, 2 फैक्टर होता है, एक होता है प्राइस और बाकी बड़ा सा रिमेनिंग फैक्टर। मतलब बहुत सारे फैक्टर है ना बेटा, अभी बताया था इनकम बताया था आपको, प्राइस ऑफ ओन गुड बताया था, प्राइस ऑफ रीडर गुड बताया था, हाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस बताया था। तो सिंपल से सर खुद के सामान का प्राइस ये तो एक फैक्टर हो गया, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। सर व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। If price increase, demand fall. Price decrease, demand increase. This type of representation of an inverse representation of price and quantity demanded is known as law of demand. Law of demand बोलता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। इसका सर खुद के कम्युनिटी का, खुद के कम्युनिटी का एप्पल का दाम महंगा हो गया तो एप्पल का डिमांड कम हो जाएगा। एप्पल का प्राइस बढ़ने से एप्पल के डिमांड में जो फॉल आता है इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि खुद के प्राइस चेंज होने से जो डिमांड में इंपैक्ट होता है इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। सर चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं? तब चेंज इन डिमांड का मतलब होता है यहाँ पे मैं डिमांड कर्व चेंज कर रहा हूँ। चेंज इन डिमांड का मतलब मेरे यहाँ पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर चेंज होने के कारण मेरा डिमांड कर्व चेंज होने को हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं बोलूंगा ये देखिए ये मेरा डिमांड कर्व है DD1, अगर मैं इसको यहां कर दिया या यहां कर दिया तो ये डिमांड कर्व क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया, या ये डिमांड कर्व क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है आपका चेंज इन डिमांड। ये क्या है, चेंज इन डिमांड। अगर मैंने आपको सिंपल सा बोला प्राइस इतना है डिमांड इतना है, प्राइस बढ़ गया डिमांड घट गया, प्राइस घट गया डिमांड बढ़ गया, अगर एक ही डिमांड कर्व में ये ऊपर एक्सपेंड कर रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर नहीं चेंज हो रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ये समझ आपको डिफरेंस है? ये क्यों चेंज होता है सर? अदर फैक्टर चेंज होने से। ये क्यों होता है? केवल प्राइस के चेंज होने से। इसीलिए जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड बोलता है ना तो हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोलता है, हम चेंज इन डिमांड नहीं बोलता। अगर मान लीजिए सर एप्पल का दाम महंगा हो गया और मैंने एप्पल को चेंज करके ऑरेंज खाना चालू कर दिया, हम लोग क्या करते हैं, जो सस्ता फ्रूट्स होता है हम लोग वो खाते हैं, जो अभी के सीजनल फ्रूट्स को हम लोग बोलते हैं, जो सीजन में आता है वो फ्रूट हम लोग खाते हैं, बोलते हैं सस्ता है, मेरा उससे मेरा विटामिन ए बी डी जे के जो मिलना है मिल जाएगा, हम महंगा चीज़ नहीं खा पाएंगे, तब हमको कौन अफोर्ड करने जाएगा? जब 500-400 रुपये का तुमको अगर एप्पल मिलने लगा छोड़ देगा हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दूसरे विटामिन से अपने को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, चेंजिंग इन डिमांड। नहीं, जहाँ मेरे पास डॉक्टर ने बोला आपको एप्पल ही खाना होगा, तब मैं क्या करूँगा, एप्पल महंगा होने के कारण उसको एप्पल का क्वान्टिटी कम कर दूंगा, एप्पल सस्ता होने के कारण एप्पल का क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, क्वांटिटी को बढ़ा घटा के अपना काम चलाने को बोलता हूँ चेंज इन क्वांटिटी। याद रहेगा मेरा लॉ ऑफ डिमांड कहाँ आता है बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का कर्व, लॉ ऑफ डिमांड का ये क्या है, डिमांड कर्व। यहाँ क्या बताया जा रहा है, प्राइस 10 था डिमांड 10 था, प्राइस 12 हुआ डिमांड 8 हो गया, प्राइस 8 हुआ डिमांड 12 हो गया। ये क्या दिखा रहा है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है, डाउन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड का। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ता है।
सर डिमांड फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको कॉस्ट फंक्शन पढ़ाया है, मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ाया है, सेम टू सेम है बेटा। अगर मैं डिमांड फंक्शन बात बोलता हूँ तो डिमांड क्या है सर? एक आउटपुट है। सर आपका फैक्टर्स क्या है? बोलूँगा सर कौन कितना डिमांड में कर रहा हूँ, इसके लिए कौन कौन से आपके इनपुट है, जो सारे फैक्टर्स है वो आपके इनपुट है। फैक्टर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा इसको हम डिमांड फंक्शन बोलते हैं। डिमांड फंक्शन is a relationship between what are the factors which influence the demand because that the factors are independent। फैक्टर अपने आप चेंज होता है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो मार्केट डिपेंड करता है। सर प्राइस क्या नाम है, ये सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा घटेगा मार्केट डिपेंड करता है। लेकिन सब्सिट्यूट का प्राइस बढ़ने घटने से मेरा डिमांड इम्प्रूव होता ही नहीं होता। तो सर इसमें ये क्या है सर? इंडिपेंडेंट फैक्टर है। लेकिन डिमांड जो है वो डिपेंडेंट फैक्टर है, किसके ऊपर? फैक्टर्स के ऊपर। अगर कोई भी फैक्टर जो मैंने अभी फैक्टर्स है वो बताया, जो भी फैक्टर्स है सब, चाहे मेरा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होगा, चाहे मेरा इनकम होगा, वो सारे फैक्टर जिसके कारण मेरा डिमांड बढ़ रहा है घटा। एग्जाम्पल, मेरा इनकम कम हो गया, डिमांड घटेगा बढ़ेगा? घट जाएगा। तो सर मेरा इनकम का बढ़ना घटना क्या डिमांड से कोई फर्क पड़ रहा था? मेरा इनकम का बढ़ना घटना मेरे डिमांड से फर्क पड़ेगा? मेरा मालिक हमको तो सैलरी देगा कि एप्पल महंगा हो गया तो सैलरी कम देगा? एप्पल महंगा हो गया इसलिए सैलरी कम मिलेगा। डिमांड का तो मेरे इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा इनकम गिर जाए तो डिमांड फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? मैं अब डिमांड क्या करूंगा? कम कर दूंगा। मेरा इंडिविजुअल जो डिमांड है वो तो मेरे इनकम डिपेंड करता है, हाँ या ना? तो मेरा बहुत ये सारे फैक्टर्स जो है वो अपने आप चेंज होंगे, उसके कारण डिमांड में जो फर्क पड़ेगा उसको क्या बोलता है? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट आर द इनपुट फैक्टर यू आर चेंजिंग, देन व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट which are held is known as a demand function। किसी को डिमांड फंक्शन में क्लियर डाउट है? अगर मैं डिमांड सेट कर पर डिमांड फंक्शन क्लियर कर पाया, सर इंडिविजुअल डिमांड किसको बोलते हैं और मार्केट डिमांड किसको बोलते हैं? सिंपल से जवाब, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है, सर हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैंने पढ़ा क्या पढ़ाया था आपको बेटा? हर एक इंसान की नीड, हर एक इंसान का वांट्स, हर एक इंसान का डिमांड अलग होता है। आपको मान लीजिए कोई टी शर्ट पसंद आया, आप उसके लिए 500 देकर आ गए। मैंने उस टी शर्ट को जब देखा तो नहीं बाबा इसके लिए 100 रुपये देने रेडी नहीं है, मैं इसके लिए 100 रुपया भी नहीं दे सकता, मतलब मेरे को वो सामान एकदम पसंद नहीं आया, लेकिन तुम इसके लिए 500 देने को तैयार हो कि तुमको पसंद है। तो सबका नीड, सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबका चॉइस अलग होता है कि नहीं होता? होता ना कि अरे तुम इसलिए घूम रही है तुमको मेरे को अच्छा लगता है, अरे हमको तो एकदम समझ नहीं आता। तुम्हारा नीड अलग है, तुम्हारा डिमांड अलग है, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है, उसका अच्छा है, उसका जो है वो समझेगा। सबका नीड, सबका डिमांड, सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंस इक्वल नहीं होता। मेरे को जो खाने में पसंद है वो आपको पसंद होगा, वैसे बोला मैंने, हर एक इंसान का क्या होता है सर? अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है हर एक इंसान का डिमांड। सर वो सारे, अच्छा मार्केट जो फ्लक्चुएट करता है वो क्या इंडिविजुअल डिमांड से फर्क पड़ता है? सर इंडिविजुअल को जोड़ जोड़ के जो मैक्सिमम लोग करते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल चीज़ पकड़ता है मेरा सब मुझे पसंद नहीं है, क्या मार्केट बनना बंद हो जाएगा? क्यों? खाली मुझे पसंद नहीं। मेरे जैसे ही सोच वाले लोग मात्र कुछ ही संख्या में उपलब्ध है दुनिया में, मेरे जैसे सोच वाले लोग। लेकिन मेरे से बड़े सोच वाले लोग जो एकदम फाड़ फाड़ के चलने वाले, और भी फाड़ दे यहाँ से वहाँ से लेकर, वो ज़्यादा संख्या में अवेलेबल है। तो उन जिसका डिमांड ज़्यादा है, पब्लिकेशन ज़्यादा है, उस सबको जोड़ के मार्केट में इन्फ्लुएंस हो रहा है, डिमांड हो रहा है, दुकानदार बेच रहे हैं और कमा रहा, खा रहा, पी रहा है। तो उनके लिए क्या है सर? वो डिमांड अच्छा है। तो ये मार्केट डिमांड कैसे करता है? इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ने के बाद जो मार्केट बिहेव करता है उसको क्या बोलता है? मार्केट। क्लियर? Sum of all individual demand is known as a market demand. Clear? Any problem? नहीं सर। Law of demand मैंने आपको समझा दिया अभी आपको। Law of demand state that other factors are remain constant. There is a inverse relationship between price and quantity demand. If price increase, demand fall. Price decrease, demand increase. This relationship is known as a law of demand. Simple सा जवाब आपको बात करेंगे। क्या law of demand सबको आता है? ऐसा कोई बंदा तो नहीं हो जिसको law of demand ही नहीं आता होगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या बेटा? एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इन्होंने बोला लॉ ऑफ डिमांड को आप एक्सप्लेन कीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार। आपको ये बात पता होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक थ्योरी था, इसमें चाय वाला हमने एग्जांपल लिया था। मैंने क्या बताया था? मान लीजिए यूटिलिटी क्या बोलता है? वांट्स, सेटिस्फेक्शन, पावर ऑफ अ कम्युनिटी। सर एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक थ्योरी है, उस थ्योरी को समझने से पहले 5 और नियम सुनो। पहला नियम क्या है? सर ये जो थ्योरी है वो ऑलवेज आपका कंज्यूमेबल गुड्स के लिए हो।
अगर आप कोई गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसका बोलिएगा। अगर स्टोर का बात कीजिए, गोल्ड का बात करेंगे, कपड़े का बात करेंगे, तो ये लॉ नहीं होता। लॉ किसके लिए है? कंज्यूमेबल गुड्स, जो उसको आप खा सकते हैं, तुरंत खा जाइए, ये कंज्यूमेबल गुड्स के लिए पहला। दूसरा बोल रहा है सर इसमें रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कोई दारू पियक्कड़ नहीं चलेगा, हाँ, कोई पगला नहीं चलेगा, कोई बच्चा नहीं चलेगा, हाँ, जो इरेशनल कंज्यूमर है, जो इरेशनल बिहेव कर रहा है, उस इग्नोर को हटा दो। वो इंसान को एकदम हटा दो मार्केट से। जो नॉर्मल इंसान का बात करो, जो नॉर्मल इंसान सब बैठे हुए हैं, उन लोगों में से किसी को तुम अगर उसके ऊपर टेस्ट करोगे तो वो इस लॉ को एकदम हाँ बोलेगा। थर्ड बोला गया है सर कार्डिनल मेजर। कार्डिनल मेजर का मतलब होता है आप जो भी प्रोडक्ट उसको खिला रहे हैं या कंज्यूम करा रहे हैं, बाकी दुनिया जिस फॉर्म में उसको देता है उसी में आप दीजिए। एग्जाम्पल सर मान लीजिए एक बोला, यहाँ भी एक लॉ का एक्सेप्शन बताता है, हम क्या बोला गया, यहाँ बोला गया चाय पिला रहे हैं तो सामने चाय कप पे पिलाइए। ये मान लो एक ऐसा कस्टमर है या कंज्यूमर है, वो इतना गधा आदमी है, वो बचपन से आज तक अपना चाय ना ग्लास से पिया। बहुत लोग ग्लास में पीता है, बहुत लोग घर में गिलास में ही चाय पीते हैं, क्योंकि कप का इतना सा चाय ना उसको समझ नहीं आता, वो इसको बहुत ज़्यादा चाय का शौक होगा तो ग्लास भर के चाय पीता है। अब ग्लास भर के चाय पीने वाले इंसान को अगर हम पहला कप चाय पिलाएं, सेकंड कप तो उसका डिमांड बढ़ेगा ही। तो कार्डिनल मेजर का मतलब ये है, इस लॉ के अनुसार क्या लिखा है कि जिस मेजर में वो पीता है और इतने सालों से पीता आ रहा है उतना ही उसको दिया गया। क्लियर है? अब इस लॉ का क्या कॉन्सेप्ट था, वो ये बोला जाता था वैसे इंसान को वो रैशनल कंज्यूमर नहीं मानता, सिर्फ बोला उसको हटा। जो गिलास भर के चाय पीता हो, लोटा भर के चाय पीता हो, उसको कंज्यूमर नहीं माना जाता, उसको चाय वाला कस्टमर नहीं माना जाता। चाय का नियम होता है कप, तो उसको कप में गिना जाता है। ठीक है, दे आर नॉट अ रैशनल कंज्यूमर, दे आर इरेशनल कंज्यूमर। इग्नोर करो उस कंज्यूमर। अगर हम नॉर्मल कस्टमर की बात करने जाएगा तो पहला वर्ड क्या बोलेगा, सर पानी किसे पिलाया जाता है? गिलास में, तब पानी को कप में मत पिला बैठ के, या पानी को चम्मच से पिलाना चालू कर तो प्यास बढ़ जाएगा आपको। जिसमें जो मेजर होता है उसको उसी यूनिट में उसको खिलाइए, ये आपका मेजरमेंट का यूनिट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कार्डिनल मेजर। तो उस कंज्यूमर का एक्सेप्शन में खिला रहा है तब कैसे चलेगा, ये सारे लॉ याद रहेंगे आपको। असल ये लॉ क्या बोलता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट आपका बढ़ेगा आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। कि पहला कप चाय पीने में आपको जितना मजा आया था, सेकंड कप अगर तुरंत बिना इंटर गैप के, दो कंजम्पशन गैप के बीच में आपको गैप नहीं होना चाहिए, तुरंत लगातार पिलाते थे तो आपका डिमांड क्या होने लगेगा, फॉल करने लगेगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आपको क्या बोला जा रहा है, तो ये सब क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। आपकी यूटिलिटी क्या होने लगेगी, डिक्लाइन करने लगेगी, यूटिलिटी आपकी गिरने लगेगी। एक्सप्लेन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा बोल रहा है सर अगर मेरा इनकम बढ़ेगा, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर कौन से इनकम को पकड़ा गया है सर, तो रिलेशन जो ऐसा एक्सेप्शन हो गया बैठ के। अभी तो आप बोले इनकम बढ़े डिमांड घटे, तो यहाँ कौन सा इनकम पकड़ा है सर, यहाँ बोल रहे हैं सर इनकम बढ़ रहा है तो गुड्स कौन सा होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए आपका क्या नाम है सही, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स मतलब होता है, रॉबर्ट गिफन ने बताया था कि सर वो सस्ता चीपर गुड्स हो सकते हैं। कौन सा गुड्स, चीपर गुड्स। चीपर में सस्ते का, बाजरे का आटा, सरसों का साग होता है, मतलब बहुत सस्ता राशन का सामान, 2 रुपये चावल दे बात कर रहे हैं। तो जब मान लीजिए मेरा इनकम बढ़ जाएगा तो क्या हम उस क्वालिटी के प्रोडक्ट खाएंगे। अब इनकम बहुत कम था तो हम लोग खा रहे थे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, इनकम बढ़ने से डिमांड घट जाएगी। क्यों घट जाएगा, किस तरीके के गुड्स की को मैं कंजम्पशन करना छोड़ दूंगा, क्योंकि इनकम बढ़ चुका, अब स्टैंडर्ड में आया तो क्वालिटी अच्छा खाएगा। अच्छा क्या क्वांटिटी को बढ़ाता है क्या, अगर वो इनकम बढ़ गया, पहले आप 5 रोटी खाते कब 10 रोटी खाना चालू कर देंगे, तुम क्वालिटी अच्छा खाते। जो पहले रास्ते में खड़े होकर खा लेते थे अब एकदम 5 स्टार ऑर्डर में जाएंगे, प्लेट में आएगा, वो पुचका को फोड़ेंगे, एक तो आइस क्या नाम है पीछे कार्बन डाइऑक्साइड धुआं दिखाएगा, वो किसका क्या नाम ट्यूब में देता है ना ब्लड टेस्ट ट्यूब वाला, उसमें मेरा नींबू उसका पानी देगा। मेरा 800 रुपये का होता है बेटा, 4 पीस 800 रुपये का, 200 रुपये का। तो हम तो दिखाया नहीं, वैसा यूट्यूब में देखे हैं, यूट्यूब ब्लॉग वाला दिखाता तो 800 कहीं 1800 कहीं 2000 ऐसे पूछा, 4 पीस या 5 पीस या 6 पीस ऐसे क्वांटिटी होगा। 6 पीस के अंदर अंदर आपको ये क्वांटिटी दे, मतलब वहाँ क्या दिखा रहा है, हाइजीन, बेस्ट क्वालिटी, ये सब दिखा रहा है। तो यहाँ क्या बोला, जब इनकम मेरा बढ़ेगा तो हम क्वालिटी की तरफ मूव करेंगे, हम तब क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब रास्ते में खड़े होकर हम खाने वाले इंसान में क्वालिटी में नहीं देंगे, क्योंकि मेरा इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस तरीके के गुड्स को हम क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसको बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट कर देना। इस प्रोडक्ट को छोड़ के, एग्जांपल यहाँ क्या आया था बेटा, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा
तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। क्यों फॉल कर जाएगा, क्योंकि इसका सॉरी डिमांड बढ़ जाएगा, इसका इनकम बढ़ने से, इसका अगर मैंने इसका प्राइस बढ़ रहा है तो सर इसके कस्टमर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बढ़ने लगेगा। तो ये सब के कारण में क्या बोलता हूँ सर, लॉ डिमांड क्या होता है डाउन। सर कहाँ कहाँ ये लॉ फॉलो नहीं होता सर कहीं कहीं ये लॉ फॉलो नहीं होता, एक्सेप्शन ऑफ लॉ डिमांड। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि सर कहाँ कहाँ ये लॉ फॉलो नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर मान लीजिए मेरे को पान मसाला खाने का या सिगरेट पीने का या दारू पीने का कोई नशा लग गया है, हम घर बेच डालेगा लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सर ये मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, मुझे स्वाद लग गया है, तो अब ये मेरे लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता। ये एग्जांपल लेता हूँ, कोई आप एक दुकान में कहीं खाना खाने गए, आपको उसका टेस्ट अच्छा लग गया, मान लीजिए दुकानदार आते हैं 20 रुपये दाम बढ़ा दिया, आपको अच्छा लगता है तो आप इसे देने की रेडी है, क्योंकि आपके अनुसार आपकी यूटिलिटी इतनी अच्छी है कि उसके लिए हाई प्राइस देने को आपको तकलीफ नहीं हो रहा। तो प्राइस बढ़ने के बावजूद आपका डिमांड कम नहीं हो रहा, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दूसरा क्वेश्चन, नीड ऑफ द कस्टमर भी, हाँ एक्सेप्शन में कहा जाएगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं डिमांड बढ़ रहा है। सबसे पहला होता है गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफिन ने क्या बोला था कि सर अगर मान लीजिए मैं ब्रेड का बात करता हूँ, पहले के ज़माने में, क्योंकि रॉबर्ट गिफिन उस ज़माने में डिमांड दिए थे, ज़माने में पहले के ज़माने में होते अंग्रेजों के गुलाम जो हम लोग थे, तो हम लोग उसे पारोटी होता लंबा गोला वाला, बीच में चीनी का थप्पा रहता है, ऐसे गुलाबी मिलता खाने, वो ब्रेड कहलाता था, उसको हम लोग रोटी बोलते थे, वो दिया था। यहाँ क्या बोला गया, मान लीजिए आपका इनकम बढ़ गया, अगर आपका इनकम घट गया, डिमांड कम होना चाहिए। हाँ, ये करता ब्रेड का डिमांड कोई कम नहीं करता। मान लीजिए आप पहले ब्रेड और क्या नाम है टी लेकर आप कंज्यूम करते थे, चाय और ब्रेड खाते थे। मान लीजिए ब्रेड का दाम बहुत महंगा हो गया, तो आप क्या करेंगे सर, टी को छोड़ देंगे, आप उसके संग के गुड्स को छोड़ देंगे, लेकिन आप ब्रेड लेंगे और पानी से गुड़ के खाएंगे, लेकिन आप खाएंगे, क्योंकि बिना ब्रेड का तो आप काम कैसे कर पाएंगे। अगर मैं ब्रेड को हटा दूँ, ब्रेड तो आपको लगता है कि टाइप कैसे ले रहा है, हम अभी के समय रोटी पका रहे थे, उस समय वो रोटी था, अभी रोटी खाते थे। आप कहीं होटल में खाने गए, आप 5 रोटी मंगाए, आप पनीर मंगाए, ये मंगाए, लेकिन पनीर का बजट से 5 लगे, तो आप पनीर को हटा देंगे, दूसरे सब्जी सस्ता मंगा लेंगे, लेकिन रोटी कम करेंगे आप, क्योंकि रोटी तो भूख है, उसको मैं कम नहीं कर सकता। तो जितनी रोटी की चाहत है आप रोटी उतनी रखेंगे, आप रोटी के साथ का जो इंग्रेडिएंट है उसको कम कर देंगे। तो रॉबर्ट गिफिन ने बोला कुछ नेसेसरी गुड्स होते हैं जिसके क्वांटिटी को मैं कम नहीं कर सकता, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, उतना नॉर्मल रहेगा। फिर दूसरा बोला जाता है सर, क्या नाम है, वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट बोलता है कि सर कभी कभार ये होता है कि सामने वाले के घर में टीवी आ गया, अब ये मुद्दा नहीं है कि टीवी कितना महंगा है कितना सस्ता है, बस मेरे को चाहिए तो चाहिए, उसने हमको दिखा दिया है, उसका 32 इंच का टीवी है, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे घर में कोई टीवी देखता नहीं है, लेकिन 32 इंच का उसके घर में है, तो मेरे को घर में 32 इंच ही चाहिए, 32 इंच लगा नहीं चाहिए, 32 इंच हमारा कपार में रखेंगे लेकिन लेंगे, क्योंकि हमको दिखाना है कि हम 32 या 64 लाती तो और अच्छा, हम उसको जो बुला लेते 64 64, यहाँ जलन की भावना हो गई। एक और दिखाता हूँ सर, कॉन्सेप्शन है कि वीक से बताया गया, जैसे एग्जांपल जो उधर किटी पार्टियाँ होती हैं, औरतों की सिंपल बताओ, किटी पार्टी का सिंपल बता जाता हूँ, बड़े घर की औरतें होती हैं, खा पी के काम दाम होता नहीं है, पति कमा के देते हैं, उनको घर हाउस वाइफ होती है, तो बोले कि आज हम इनके घर बैठे चुगली करेंगे, कल उनके घर बैठे चुगली करेंगे, सब औरतें बैठ के मीटिंग करती हैं, आज मेरे घर में तुम लोग सब कोई औरतें आ जाना, हम नाश्ता पानी खिलाएंगे, आप लोग खिलाएंगे, कल तुम्हारे घर को जाना है। इस तरीके से किटी पार्टियाँ होती थी। उस किटी पार्टी का नियम और मेन मकसद क्या होता है, महंगा महंगा कपड़ा पहनना, महंगा महंगा ऑर्नामेंट पहने, घर में देखो ये 550 लाख। अच्छा कॉमन से जितना ज़्यादा महंगा होगा, जितना ज़्यादा महंगा होगा वो उतना पहनेंगी। तो क्या ये लॉ डिमांड फॉलो कर रहा है? तो इसको यहाँ शो करना है। अगर मैं शो ऑफ का बात करूंगा तो मैं जितना महंगा सामान, जैसे एग्जाम्पल अगर आईफोन 16 अभी नया निकला और मैं लेना आज ही चाहता हूँ, किस लिए चाहता हूँ कि मार्केट में लोगों को दिखाऊं कि 16 आया नहीं जब हम ले लिया, नहीं इतना पैसा क्या बोला मैं 16, वो महंगा होते हुए भी ले रहा, जानता है कि 2 महीना 5 महीना प्राइस और गिरेगा। क्या यहाँ लॉ फॉलो हो रहा है? यहाँ क्या दिखाने का मतलब सर, स्नॉबिंग, मुझे दिखाना कि मैं कितना रईस हूँ, तो यहाँ कैसे भी लॉ को फॉलो नहीं करते। तो कहीं कहीं चीजें जहाँ लॉ को फॉलो करते हैं। सर एक और एंटीसिपेशन द फ्यूचर प्राइस और इंक्रीज, अगर आपको मान लो कोई कस्टमर सोचता है कि फ्यूचर प्राइस और बढ़ेगा तो अभी बहुत महंगा है फिर मैं खरीदता हूँ। दूसरा होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का नियम होता है जब शेयर का दाम बढ़ता है तो आदमी सोचता है कि और बढ़ेगा तो बढ़े हुए दाम में और खरीदता है, जब गिरता है ना खत्म मगर जाने वाला है, कोई बढ़ते हुए शेयर पे खरीदता है तो ये भी लॉ को फॉलो नहीं करता, गिरते शेयर में छोड़ देता है जब और गिरेगा। कभी भी कोई गिरता हुआ शेयर में से जब भी तुम अगर मान लो तुम्हारा शेयर मार्केट तुमको ऐसे दिखा रहा है तो तुम खरीदोगे कि ऐसे दिखा रहा है तो खरीदोगे?
रेड वाले में कहीं मत खरीदना, पहला वाला तुम आते ही सिवा देखना। हल्का ग्रीन है मतलब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है मतलब ये और ग्रो करेगी। इसके हम पिक को ढूंढते हैं कि पिक कहाँ तक जाएगा। जो मार्केट का एक अच्छा कस्टमर है, इनसे जानने वाला है सप्लाई, वो ये देखता है पिक आ जाए, लेकिन गिरता हुआ जो कस्टमर है ना, मतलब गिरना चालू किया तो गिरेगा ही गिरेगा। सब लोग क्या बोले थे, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ना चाहिए, नहीं जो गिर रहा है उसको लोग गिरने से छोड़ देता है, वहाँ सेल करना चालू करता है, और जो बढ़ता है तो लोग उसको परचेस करना चालू करता है। यहाँ भी लोगों को फॉलो नहीं किया जाता। शिफ्ट ऑफ द डिमांड मैंने आपको दोनों दिखा दिया। ये क्या है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये था इंक्रीज इन डिमांड है डिक्रीज इन डिमांड, चारों से दिखाया, चेंजिंग डिमांड का भी और चेंजिंग डिमांड का दिखाया। स्लोप शिफ्ट ऑफ डिमांड क्या होता है, स्लोप ऑफ डिमांड क्या होता है, दोनों क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं इसमें किसी दो वर्ड बताया कि इंफीरियर गुड्स क्या होता है। इंफीरियर गुड्स को हम लोग बोलते हैं चीपर गुड्स। क्या बोलते हैं, चीपर गुड्स। सर इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है बाजरे का रोटी, वो सस्ता वाला सामान जो होता है। यहाँ पर इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होता है सर, इनकम बढ़ेगा डिमांड कब होगा, इनकम घटेगा। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी, डिमांड इज नोन एज इंफीरियर। सर गिफन गुड्स आई बताया था, रॉबर्ट गिफन ने बोला था ब्रेड के ऊपर कि अगर ये नेसेसरी गुड्स के अंदर आता है, नॉर्मल गुड्स के नीचे आता है। यहाँ पर इनकम के बढ़ने से या इनकम के घटने से डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना रोटी आपको खाना है, आप इसके साथ जो संग में ले रहे हैं सब्सिडी उसको आप कम कर दीजिएगा। चाय की जगह पानी से खाइएगा, हाँ, लेकिन आप ब्रेड अपनी क्वांटिटी में लीजिएगा, तो यहाँ लॉ फॉलो नहीं होगा। कंज्यूमर सरप्लस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या इसको छोड़ के बाकी सब मिटा दूं? एक बार हाँ बोलेंगे तो कंज्यूमर सरप्लस एक नया टर्म है जो आपने लाइन नहीं सुना था, और एग्जाम में 7 से 8 बार खाली यही क्वेश्चन आया। इसके अलावा कोई आया तो हमको लगता नहीं तुम लोग छोड़ोगे, लेकिन ये वर्ड आया तो मैं समझाना चाहता हूँ कंज्यूमर सरप्लस होता क्या। मिटा दो इसको। सर कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन लिख लो बच्चा एक जगह, खाली आपको किताब में कहीं अच्छे से नहीं मिला, इसलिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। सबको प्लीज रिक्वेस्ट है, ये लाइन उतारिए। कंज्यूमर सरप्लस, consumer surplus is a difference between consumer wants to pay and actual to pay. सर कंज्यूमर वांट्स टू पे का मतलब कितना तुम पे करने को तैयार हो। एग्जांपल मतलब वो गुड्स आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मतलब वो सामान हमको कितना खुश कर पा रहे, कितना मेरे को मेरे यूटिलिटी के अनुसार चल रहा है, और क्या जितना तुम्हारा एग्जांपल, तुम एक चीज लेने गई, वो चीज तुमको इतना अच्छा लग गया, तुम मन के अंदर सोची कि इसको अगर 700 तक बोला तो रेडी रहने के लिए, क्या तुम मुझे 700 बोलोगी, तुम्हारा 300 बोलोगी, 400 बोलोगी, लड़ाई करती रहोगी, नहीं तुम बढ़ रही हो, नहीं 700 तो तुम रुक जाओगी, तो इतना तो मजेदार नहीं है कि हम इसको 5000 देने जाए, छट छट तुम्हारी इच्छा वहीं छोड़ दो जाएगा, मतलब कंज्यूमर वांट्स टू पे। और एक्चुअली में जो आप पे कर रहे हैं तो उससे कमी आप पे करेंगे, जो बच गया वो क्या कहलाएगा आपका कंज्यूमर सर्विस। मतलब आप रेडी थे 500 देने को, नहीं वो सामान 300 मिल गया, मतलब 200 रुपये क्या हो गया आपका बच गया। कंज्यूमर बोले सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस मींस कंज्यूमर वांट्स टू पे एंड कंज्यूमर एक्चुअल टू पे। The difference between the consumer wants to pay and consumer actual to pay is known as consumer surplus. एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कंज्यूमर जो बेटा यहाँ तक पे करने को रेडी है, वो इतना रुपया देने को तैयार था, लेकिन उसको पे केवल इतना करना पड़ा, जो डिफरेंस का पैसा रहेगा उस क्या कहलाएगा, ये कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर कितना रुपया बच गया, सर वो रेडी था कि 20 रुपया में दे सकता हूँ, लेकिन उसको 15 रुपया में ही उसका सामान का काम हो गया, सामान उसको मिल गया, तो 5 रुपया क्या हो गया उसका कंज्यूमर सरप्लस। इन डाउट?
अगर मैं बात करता हूँ सर सप्लाई के ऊपर, सिंपल सा बेटा, सप्लाई फंक्शन और डिमांड फंक्शन ये पूरा एक दूसरे का उल्टा है। अगर मैं सप्लाई का बात करूँ, सप्लाई और डिमांड में क्या अंतर होता है सर? डिमांड होता है जो कस्टमर करता है, कंज्यूमर करता है। सप्लाई जो होता है वो कौन करता है सर? प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर मतलब सामान बनाने वाला, प्रोड्यूसर मतलब सामान को बेच रहा वो वाला। तो प्रोड्यूसर और सप्लायर में दो अंतर होता है। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो सामान प्रोड्यूस करता है। और सप्लाई सेलर कौन होता है? सामान बेच रहा है। तो सब सॉरी, प्रोड्यूसर सामान बेच रहा है, उसका कस्टमर जो सामान खरीद रहा है। तो अभी डिमांड किसके पॉइंट से बात कर रहे थे हम? कस्टमर के पॉइंट से। अब यहाँ बात करें सप्लायर। सर सप्लायर अधिक सामान कब बेचेगा? जब प्राइस हाई हो। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है सर? सप्लाई का और प्राइस का रेगुलेशन। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो सप्लायर ज्यादा माल बेचेगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगा सप्लायर कम बेचेगा। क्योंकि सप्लायर को अधिक प्राइस महंगा होने पर प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, सस्ता होने पर प्रॉफिट कम मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोई तुम दुकानदार से पूछती हो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, कभी मत पूछना ये क्वेश्चन। कभी भी कोई कस्टमर अगर दुकानदार से पूछ रहा है वो सब बड़ा मूर्ख है। कि दुकानदार अपनी दुकान का सबसे महंगा प्रोडक्ट बोलेगा क्या लग रही है मैम आपसे, घर आकर तो कोई सब चुमू बोलेगा। लेकिन उस दुकानदार की नज़रों में उसके महंगा प्रोडक्ट में आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्यों? कि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। जिस प्रोडक्ट पे उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा वो प्रोडक्ट में आप सुंदर दिखेंगे। जिस प्रोडक्ट में उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा वो प्रोडक्ट में आप एवरेज दिखेंगे। लेकिन हाँ आप देख रहे हैं कस्टमर कुछ भी ले रही है, ठीक है मैम ले लीजिए, वो अच्छा है आपके लिए, तो उसे अच्छा लगने लगेंगे आप, क्योंकि वो आपको बेच के कुछ कमाना चाहता है। एक तरीके से आप उसके कौन है? प्रॉफिट देने वाले एक बंदे हैं। वो केवल आपको एक प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाता है। जहाँ आप उसका कॉस्ट टू कॉस्ट खेलना चालू करिएगा आपको भगा देगा, क्योंकि उससे आपको कुछ मिल नहीं पा रहा। आप वही दाम बताए दाम को खरीदा है उसी दाम को डिनाई कर देगा। और जहाँ उसके ऊपर है तब वो मनाएगा मैम प्लीज, कसम खा रहे हैं कि कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा मतलब बच गया, उसका बच गया है, प्रोडक्ट को सोल्ड कर देंगे। और जहाँ वो ये बोलेगा कि नहीं मैंने चल दी, जहाँ वो चल रही है बोल रहा मतलब कि वो आप उसके कॉस्ट के साथ खेल रहे हैं। मतलब आप उसी दाम पे आकर अटक चुके हैं जिस दाम पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट जो उसने निकाल के रखा है कि इतना तो मैं कम से कम रिकवर करूंगा, आप उस पर ही नाच रहे हैं, आप उससे ऊपर ऐसे नहीं जा रहे। थोड़ा सा अगर 2-4 प्रॉफिट उसको तब्दील कर दीजिए वो आपको बेच देगा। आप नहीं दे रहे हैं इसलिए आपको मना कर दे रहे, डिनाई करते हैं। समझ आया क्वेश्चन? अच्छा, तो सप्लाई और प्राइस का, प्राइस अगर हाई है सप्लाई हाई, प्राइस अगर लो तो सप्लाई लो। सर डिटर्मिनेशन सप्लाई कैसे निकलता है सर? सप्लाई कैसे निकलता है? प्राइस अगर मान लीजिए ज़्यादा होगा, जो प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा है उसका सप्लाई ज़्यादा जाएगा। जिस प्रोडक्ट का सब डिमांड कम, सब क्या नाम है, प्राइस कम है उसका सप्लाई कम है। सर लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांडेड। इफ प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। सर इंडिविजुअल सप्लाई किसको बोलते हैं? मगर सप्लाई किसको बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई मतलब हर एक प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है और सारे प्रोड्यूसर को जोड़ के जो मार्केट आता है उसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई करना। सर इलास्टिसिटी क्या होती है? सर लॉ ऑफ डिमांड का इलास्टिसिटी था, वैसे इलास्टिसिटी सेम टू सेम इसी का है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक भाई तुम्हारा यूनिट इलास्टिक, सेम टू सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसमें माता क्वेश्चन आता भी नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन व्हाट इज सप्लाई आ जाएगा, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई आ जाएगा, इकोनॉमिक तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई आ जाएगा, रिलेशन पूछ लिया, डिमांड सप्लाई पूछा, इसके अलावा पूछा है डेफिनेशन पूछा, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो ये डिमांड एंड सप्लाई का छोटा सा कॉन्सेप्ट था आप लोगों का जो आज खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बाय।